अस्सलाम वालेकुम जी। और माजरत आप सबसे कि मेरी वजह से आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ा। लेक्चर से मैंने तो कोशिश की थी, आज मेरी जान छूट जाए, लेकिन अब्दुर्रहमान इंसिस्ट करते रहे कि नहीं आज आप लेक्चर्स दे दें, आपकी मेहरबानी। और सिर्फ ये आपके लिए कि जल्दी जल्दी कोशिश की है, और अगर कोई गलती हो तो मैं उसे कोशिश करूँगा कि इसी दौरानिए में से ठीक भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले एप्रिसिएशन इन सब दोस्तों के लिए कि ये आप लोगों के लिए इस प्रोफेशन को इजी कर रहे हैं। जिस वक्त हम लोग आए थे 12-15 साल 16 साल पहले, हमें सवाल ढूंढने पड़ते थे, सवालों के जवाब लेने के लिए पहुंचना पड़ता था, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अदालत में जलील होके ख्वार होके उस तरह भी पता चली। और इसलिए इन सब के लिए एप्रिसिएशन, अब्दुर्रहमान गुराए के लिए, इब्रार खान काकर के लिए, अहमद क़य्यूम साहब के लिए, इन सब के लिए तालियां अगर बजाना चाहे तो आप बजा सकते हैं। ये बैक बेंचर से मैं वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे तरीके से। मुझे जो इन लोगों ने पहले भी ड्यूटी असाइन की थी वो था कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, कि इससे रिलेटेड आपको कुछ थोड़ी सी बर्ड आई व्यू दे दिया जाए। और वो इस वजह से कि जिस वक्त आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप सारे तो नहीं मैं एक्सपेक्ट करता, लेकिन हो सकता है कि कोई फौजदारी वकील बनना चाहे, क्रिमिनल साइड पे वकालत करना चाहे। कितने वैसे दोस्त हैं, कितनी हमारी छोटी बहनें हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करेंगे? अगर हाथ उठा के बता सके तो। गिने चुने पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि मुझे याद पड़ता कि मैंने अपने पार्ट 1 में डिसाइड कर लिया था कि मैंने क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करनी है। क्रिमिनल साइड की वकालत जो है वो सिविल से, कॉर्पोरेट से थोड़ी सी डिफरेंट है, ऑन द टोज रहना पड़ता है। और जिस वक्त आपके पास क्लाइंट आता है तो मोस्टली लाहौर शहर में या लाहौर से इर्द गिर्द से जो नमाज से आते हैं, गिरदो नमाज से आते हैं क्लाइंट्स, वो पंजाबी बोलने वाले, मैं कम पढ़े लिखे तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो जट की ज़बान में बात करने वाले लोग होते हैं। तो आके ना वो सबसे पहले अपना वकील जो है ना उसको असेस करते हैं कि यार वकील मेरा ठीक भी है कि नहीं ठीक है, काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो फौजदारी जो वकील होता है ना उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि थोड़ा सा वो न्यूसेंस वैल्यू चेहरे पे भी नज़र आए, ज़बान पे भी नज़र आए, अल्फाज में भी नज़र आए, और वो थोड़ा सा चेहरे से बदतमीज़ भी कंसिडर किया जाए कि अगर अदालत के विच उसकी गल ना सुनी जा रही हो तो वो औखा होकर भी बोल सके। तो क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि जी धरू कट देना तुसी जज साहब, तो बाकी अल्लाह खैर करे, कोई गल साड़ी किस्मत। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा वो सिर्फ इतना ही कि अगर कोई क्लाइंट आपका फिल वक्त आज के दिन के बाद आपके पास नारकोटिक्स का FIR लेके आए तो आप उसे मशवरा दे सकें आसानी के साथ, कानून को दिमाग में रखते हुए कि लॉ ये बात करता है और मुझे इसको इतनी हद तक इसको जवाब देना है, इससे ज़्यादा जवाब देंगे तो वो आपको जज करेगा, जज करके हो सकता है आपसे भाग जाए। तो वो जो दिमाग में रखते हुए थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने आपके लिए तैयार किए, वो जनाब के सामने तैयार करेंगे। स्कीम मैं जो पहले से बयान कर दूं, स्कीम जो होगी वो लॉ बताऊंगा कि लॉ कौन सा कंसिडर किया जाएगा, रूल्स कौन से कंसिडर किए जाएंगे, अमेंडमेंट जो 2022 में आई जो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाएगी, आपके साथ भी की जाएगी और आपसे भी की जाएगी, क्योंकि जिस वक्त आप अदालत में जाएंगे, बेल से रिलेटेड जाएंगे, ट्रायल से रिलेटेड जाएंगे, तो पहले का कानून नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 और 2022 के बाद का कानून, इसमें फ़र्क है। एक ही अमेंडमेंट आई, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी, वो चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं अमेंडमेंट में जो चीज़ें चेंज हुई थी वो जनाब के साथ, सारों के साथ डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद प्रोसेस क्या चलता है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या चलता है, बेल का क्या मामला है, ट्रायल में क्या चलता है, ये सारी चीज़ें जनाब के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आप लोग ज़्यादातर कंसिडर जो चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहले कानून ये कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट सबसे ज़्यादा डिस्कस ही ये होना है, क्योंकि इसी के अंदर ऑफेंसेस हैं, इसी के अंदर नारकोटिक सब्सटेंस और मुख्तलिफ सब्सटेंस हैं जिनसे रिलेटेड ऑफेंस कमिट होगा, तो वो सारी बात। दूसरा आप कम सुनेंगे, लेकिन ये वो टेक्निकल चीज़ है जो आपकी बेल स्टेज पे और ट्रायल स्टेज पे आपको फ़ायदा देती है, वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस रूल्स 2001। ये गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स हैं, ये उस वक्त डिज़ाइन किए गए जिस वक्त एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है वो सोचा गया कि रिपोर्ट तैयार करवाई जाए किसी एनालिस्ट से कि पकड़ा गया सामान जो है वो क्या है, अगर वो नारकोटिक्स है तो कितना प्योर, कितना रिफाइन है, कितनी मिक्सिंग है,
और अगर वो नारकोटिक्स रिफाइन भी है और मिक्सिंग भी है तो ये केमिकल कौन सा है, उन चीज़ों से रिलेटेड ये रूल्स तैयार किए गए। इसमें बताया गया कि एनालिस्ट कौन होगा, एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी उसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या होगी, और वो जब कोर्ट में पेश की जाएगी तो उसके बीच में जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे वो सारे के सारे इसमें बयान किए गए थे। पहला स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस से। अब इसमें 3 टर्म्स ऐसी हैं जो आप जो है वो पूरे लॉ के अंदर बार बार पढ़ेंगे। एक है नारकोटिक्स ड्रग्स, एक है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, एक है कंट्रोल सब्सटेंस। नारकोटिक्स सुनते साथ सबके जहन में बातें आती हैं जी, चर्स, भांग, ओपियम, हेरोइन, कोकेन, सारी चीज़ें, वो ये सारी की सारी चीज़ें नारकोटिक्स ड्रग्स ही हैं जो खुद से भी बनाई जाए और जो वैसे अवेलेबल हो। जिस तरह कोका लीफ पता है, भांग है, मिलता है, नारकोटिक सब्सटेंस है। जो बनाई गई कोकेन है, ओपियम है, ओपी स्ट्रॉज हैं जो निकाले गए। मैं तेरे को सवाल पूछना भाई, आपसे सवाल पूछूंगा मैं अभी थोड़ी देर तक कि आप कितने अटेंटिव हैं। तो दूसरे हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ये वो हैं जो मिक्सिंग करके केमिकल्स वगैरह मुख्तलिफ मामला। इसको समझाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। 1997 से पहले भी कानून मौजूद था एक, जिसको हम प्रोहिबिशन लॉ कहते थे। 1979 में आया था, इस्लामाइजेशन आई थी, तो उस वक्त किया गया कि बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदियां लगी। उस ज़माने में जो नशा होता था शराब का, भांग का, चर्च का, ये नए नए केमिकल्स जो इस वक्त मौजूद हैं ये नहीं होते थे। तो वो जो बनाया गया प्रोहिबिशन 79 में जो कानून बनाया गया था उसमें ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस वगैरह नहीं होते थे। तो वो सिर्फ शराब को, भांग को, चर्च को, कोकेन चुने उस ज़माने में जो थे अवेलेबिलिटी इनकी आसानी से थी। कोकेन की और जो ओपियम है, अफीम है, ये ज़रा आसानी से अवेलेबल नहीं थे। तो इनसे रिलेटेड को लेजिस्लेशन ने इतना कोई ख़ास काम नहीं किया हुआ था। उन चीज़ों को कवर करने के लिए 1997 में ये कानून बनाया गया, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स। उसके बीच में साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जिस वक्त आए ना, तो कोकेन, ओपियम वगैरह तो डाल दी, लेकिन जिस तरह टाइम ज़्यादा हुआ ना तो नए नए नशे आना शुरू हो गए, नए नए केमिकल्स आना शुरू हो गए, पिल्स आना शुरू हो गई, आइस आना शुरू हो गई। अब वो किस तरीके से, अब हर दफ़ा तो नहीं बनाया जाएगा ना कानून, अमेंड नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का एक टेबल डिफाइन कर दिया कि बाय द टाइम गवर्नमेंट जिसको समझे उसको उसमें डाल दे कि यार ये नारकोटिक्स है, इसके ऊपर पाबंदी है कि ये इजीली अवेलेबल मार्केट्स में नहीं होगा, और जो इसको ट्रांसफर कर रहा होगा, बेच रहा होगा, खरीद रहा होगा, वो ऑफेंस कमिट कर रहा होगा। इसी तरह फिर कंट्रोल सब्सटेंस भी आए। अब ये जो केमिकल्स थे इनमें से बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे मेडिसिन में भी। अब उनको कंट्रोल भी करना था कि यार एक स्पेसिफिक तादाद से ज़्यादा इस्तेमाल ना किए जाए। वो भी एक उन्होंने बना दी कि ये अथॉरिटी है जो इसको देखेगी कि यार कि ये जो सब्सटेंस है जो मेडिसिन के लिए बनाया जा रहा है, ये सिर्फ मेडिसिन के लिए जाए, किसी और चीज़ के लिए ना जाए। कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने टीवी पे बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, एफर्टीन केस आप लोगों ने सुना होगा अपनी पढ़ाई के दौरान भी। और एफर्टीन का भी एक बाकायदा जो है वो कोटा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दिया जाता है। वो कोटे के बीच में रहते रहते उन्होंने मेडिसिन तैयार करनी है। अगर वो मेडिसिन और उसकी कोटे के को फ़र्क आ गया तो इसका मतलब उन्हें किसी और चीज़ में इस्तेमाल की, तो वो इस ऑफेंस को कमिट करने में, जो नारकोटिक सब्सटेंस से रिलेटेड है उसे कमिट करने में, वो उनके ऊपर आप चार्ज फ्रेम करवा सकते हो कि अब इन्होंने कोटा इतना लिया हुआ था सब और मेडिसिन कम तैयार की, तो बाकी सारा इन्होंने किसी न किसी गलत काम में इस्तेमाल किया, वो ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया होगा। तो वो वाली सिचुएशन जो है उसको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए 2 टेबल्स शेड्यूल कर दिए। उन्होंने कहा ये एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है और एक कंट्रोल सब्सटेंस है। ये दोनों का जिक्र भी जो है वो CNSA के अंदर आपको एक टेबल की फॉर्म में, लास्ट में शेड्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होगा। और ये गवर्नमेंट्स जो हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सवाल पूछना चाह रहे हैं अभी से ही? पॉपी स्ट्रॉ उन्होंने छिलका तक काट के वहां तो रहा, छिलके वाली फॉर्म है तने वाली फॉर्म है। ये बेसिकली मैं आगे जाके ना आपको बताऊंगा, पौधा होता है, पौधे से चीज़ें निकाली जाती हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के पौधे, उनमें से ये चीज़ें निकाली जाती हैं। पॉपी स्ट्रॉ भी उसमें से निकाला गया हुआ है।
आप ठीक कह रहे होंगे, आप ठीक कह रहे होंगे, चले ठीक हो गया, आपका जवाब आगे से आ गया। अब इसमें कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट में आप लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए 2 चैप्टर्स सजेस्ट करूंगा, जिसको आप पढ़ेंगे भी, उनमें से कुछ बर्ड आई व्यू मैं आपको दे भी दूंगा कि इसके बीच में क्या मामला है। एक है चैप्टर 2, जिसके बीच में प्रोहिबिशन से रिलेटेड मामला, कौन कौन सी चीज़ें रोकी गई हैं आपको कि यह काम आप नहीं कर सकते, और अगर वो की जाएं तो उससे रिलेटेड सजाएं, वो इस चैप्टर में दी गई हैं। जिस तरह सेक्शन 9 है, उसका स्पेसिफिकली आपको बयान कर दूं। सेक्शन 9 को बता दिया गया कि उसने कहा कि अगर आप सेक्शन 6, 7, 8 की वायलेशन करते हैं तो आप एक ऑफेंस कमिट करेंगे, और उस ऑफेंस जो कमिट करेंगे उसकी सजाएं सेक्शन 9 में डिफाइन कर दी गई। इसी तरह चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट जो है वो बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो वो कौन सा ऑफेंस होगा और उसकी सजाएं कितनी होंगी, वो चैप्टर 2 के अंदर डिफाइन कर दी गई हुई चीज़ें। चैप्टर 3 के अंदर सर्च और इन्वेस्टिगेशन, कि अगर कोई बंदा सामान के साथ पकड़ा गया या मुखबिर ख़ास की इतला पे किसी जगह पे आपने छापा मारा पुलिस वालों ने और क्लाइंट वहाँ से पकड़ा गया, तो उसका सीजर, उसकी सर्च, उसकी इन्वेस्टिगेशन वो कैसे होगी। फिर इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 35 और 36 का जिक्र भी है। ये 35 और 36 जो है वो रूल्स जो मैंने आपके साथ पहले बताए कि वो रूल्स जो बनाए गए थे रिपोर्ट से रिलेटेड, एनालिस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पर बातें की गई थी कि 35 के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के पास पावर आ गई कि वो रूल्स डिफाइन करेंगे, और 36 के अंदर आपको वो रिपोर्ट के बारे में बता दिया गया कि ये रिपोर्ट जो है सेक्शन 36 के बीच में, ये रिपोर्ट जो है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका परफॉर्मा वो कैसे तैयार किया जाएगा, और वो जब कोर्ट में आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, और उसकी कॉपीज कितनी तैयार की जाएंगी, तो वो सारी की सारी सेक्शन 36 के अंदर उन्होंने बता दी। अब ये कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स 2001, जिनका बार बार जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ, जिस तरह सेक्शन 35 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो एक लेबॉर्ट्री तैयार कर लें, लैब तैयार कर लें, उससे रिलेटेड रूल्स तैयार कर लें, वहाँ पर सब्सटेंस भिजवाया जाएगा, सब्सटेंस से रिलेटेड वहाँ पर एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, उस प्रोटोकॉल को बाकायदा रिपोर्ट पे लिखा जाएगा। वो सारी की सारी बातें जो है वो इस रूल्स के अंदर बयान कर दी गई। सेक्शन 3 जो है CNS रूल्स के बारे में, वो क्या करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ एनालिस्ट। आम बंदा नहीं है ये, वो है जो केमिकल्स को जानता है, केमिकल्स की फॉर्मेशन को जानता है, केमिकल्स के यूजेज को जानता है, उनकी सिवियरिटी को जानता है। सेक्शन 3 के अंदर CNS की वो रूल्स के अंदर उन्होंने बयान कर दिया कि जो भी बंदा इस लैब में एज एनालिस्ट अपॉइंट किया जाएगा उसकी क्वालिफिकेशन ये होगी, क्योंकि वो जो रिपोर्ट तैयार करके देने वाला है उस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर लोगों को सजाएं जजाएं मिलनी है। तो वो आम बंदा नहीं होगा, वो बंदा होगा जो क्वालिफाइड पर्सन होगा, उसकी रिपोर्ट को मायने दी जा रही है कोर्ट के अंदर, उसको एविडेंशियल वैल्यू दी जा रही है, तो उसको एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए कि जहां पर वो काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि मेरे सामने जो चीज़ है ये पोस्ट है, अफीम है या चर्स है। आम लोगों को नहीं पता, ये क्वालिफाइड पर्सन को पता है, या कुछ अरसे बाद जो लोग काम कर रहे होंगे उनको पता चलेगा कि अफीम तो चर्च फर्क होता है। इसी तरह सेक्शन 4 के अंदर जो है वो सैंपल्स के बारे में बता दिया गया कि सैंपल्स जो लिए जाएंगे वो क्या, किस तादाद में, किस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से लिए जाएंगे, और उनको कितने अरसे में आपने जो है वो लैब के अंदर भिजवाना है। रूल्स के अंदर ये बात डिफाइन की गई हुई है कि जब जिस वक्त सैंपल तैयार किया जाएगा, पर्चा दर्ज किया जाएगा, विद इन 72 आवर्स लैब में वो सैंपल्स भिजवा दिए जाएंगे। अगर इसके बाद भिजवाए जाए तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू, वो जज के ऊपर डिस्क्रिप्शन आ गई कि जज उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या कंसिडर करेगा, नहीं तो इस कानून के मुताबिक उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नल एंड वॉइड की तरफ होगी। ये आपके और मेरे फिर बहस करने पे है, केस लॉस देने पे है, वो आगे जाके मैं कुछ केस लॉस भी जनाब को बताऊंगा कि ऐसे जहां पर 72 घंटे से बाद दी गई सैंपल्स, उनकी एविडेंशियरी वैल्यू कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दे दी। इसी तरह सेक्शन 6 है, ये प्रोटोकॉल्स के बारे में डिफाइन करता है
ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जिस वक्त आप ट्रायल करेंगे, बेल करेंगे, तो पीएफएसए की रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट जो आएगी, जिसको हम ज़बान ज़रिए आम पे पीएफएसए की रिपोर्ट कहते हैं, वो जो रिपोर्ट आपके सामने आएगी तो आपने उसके ऊपर प्रोटोकॉल्स देखने हैं। वो प्रोटोकॉल्स का बाकायदा एक सेक्शन है, एक कॉलम है बीच में। इस रिपोर्ट को डिड्यूस करने पे, इसको इंक्लूड करने पे मैंने ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे। मैंने फलां केमिकल को इस्तेमाल के बाद ये डिड्यूस किया है कि ये फलां किस्म का सब्सटेंस है। अगर वो चीज़ें उसने नहीं लिखी हुई तो इस रिपोर्ट की एविडेंशरी वैल्यू नल है, इसको कहीं पर भी यूज़ नहीं किया जाएगा, और इवन ये ट्रायल स्टेज पे एक्यूज के फेवर में इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए ये सेक्शन 6 का प्रोटोकॉल जो लिखा गया हुआ है, सेक्शन 6 के प्रोटोकॉल को उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अमेंडमेंट 2022 जिस वक्त आई, उससे पहले कानून सिर्फ ये था, सेक्शन 9 इसको रीड करता हूं जनाब के सामने। Whoever contravenes the provisions on section 6, 7, 8 shall be punishable with imprisonment which may extend to 2 years, or with fine, or with both, if the quantity of the narcotics, drugs, psychotropic substance or controlled substance is 100 grams or less। जिस वक्त ये कानून चल रहा था 97 से ऑनवर्ड 2022 तक, तो जो सब्सटेंस था नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल सब्सटेंस, ये सारों को बाइफरकेट सिवियरिटी बेसिस पे नहीं कि कौन सा केमिकल कितना खतरनाक है, ये सिर्फ ग्राम्स की बेसिस पे बाइफरकेट हो रहा था, ग्राम्स की बेसिस, क्वांटिटी की बेसिस पे, कि 100 ग्राम चर्च और 100 ग्राम हेरोइन सेम है, और 100 ग्राम भांग भी सेम है, 100 ग्राम हिफीम भी सेम है, वो 100 ग्राम पोस्ट भी सेम है। वो सारे अगर 100 ग्राम किसी के पास से बरामद हो गए तो 2 साल तक की सजा है। इसी तरह सरकार दूसरा बी जो है, उन्होंने कहा जी 100 ग्राम से ज्यादा और 1 किलो से कम, उसकी भी सजा उन्होंने बता दी कि ये वाली सजा है। कतई नजर इसके 100 जो 1 किलो चर्च है, वैल्यू शैली तो अलग बात है कि वो 1 किलो चर्च की वैल्यू डिफरेंट है, और 1 किलो हेरोइन की और कोकेन की वैल्यू डिफरेंट है, उनका बॉडी पे इफेक्ट भी डिफरेंट है। चर्च बॉडी पे वो इफेक्ट नहीं करती जो कोकेन करती है, च्वाइस करती है, डिफरेंट है, सिवियरिटी के मामला है। ये सिर्फ ग्राम्स की बेसिस, क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर सजाएं कर रहे थे। अब 1 किलो भांग किसी के पास से बरामद हो जाए, वो भांग का पौधा है, लोगों के घरों पे आम उगाते हैं, उतार के फेंकने के लिए माली बैठ जा रहा है, वो 8-10 पौधे उसने पकड़े हुए थे, वो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उन्हें कह दिया है नारकोटिक से पर्चा है तेरे से, वो 7 साल के लिए अंदर है। इसी तरह सरकार 1 किलो हेरोइन किसके पास है, वो कुछ और सोच के बैठा हुआ है, वो तो दुनिया खराब करने के लिए निकला हुआ है, मतलब उसमें उसके जिसके पास वो 1 किलो चर्च है। तो ये बाइफरकेशन जो थी, ये सिर्फ ग्राम्स की बेसिस के ऊपर थी, और यहां पर 10 किलो भांग किसी के पास निकला है तो उसको डेथ की सजा है इस कानून के मुताबिक। भांग, बहुत सारे मेरे दोस्त भाई होंगे जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, भांग की चीज़ें जो है, भांग जानवरों को इस्तेमाल को डाली जाती हैं कि वो दूध वगैरह ना रुके, दूध दे दें, उनके वंडे में डाली जाती हैं। तो बहुत सारे सर, बहुत वो जो कानून में पहली चीज़ें थी ना, उसके बीच में एक चीज़ हम लोग को जो आसानी रही ना, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजमेंट्स में ये बात आई कि भांग का पौधा जिस वक्त बरामद हुआ ना, तो वो डोडा और फ्लावरिंग टॉप देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ्लावरिंग टॉप है और डोडा लगा हुआ उसके साथ, डोडा बेसिकली वो बड को कहते हैं जिसमें से फूल निकलना है बाद में और फल निकलना है, उसमें रेजिन मौजूद अगर है तो फिर वो नारकोटिक्स कंसिडर किया जाएगा। अगर रेजिन नहीं है और वो सूखा पत्ता है तो उसकी मामला डिफरेंट है। लेकिन इस कानून के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं थी। इस कानून में वो भांग का पौधा जिसके पास से भी बरामद है, सूखा जैसा मर्जी, वो गया सरकार, अगर 10 किलो बरामद हो गया तो वो डेथ की सेंटेंस वाले मामले में चला गया, बेल नहीं होने वाली उसकी, वो बैठा हुआ अंदर बेचारा। अमेंडमेंट जिस वक्त आई ना सरकार, अमेंडमेंट में उन्होंने हर चीज़ डिफरेंट कर दी। यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं दिखा सकता, किताब नहीं होगी कुछ दोस्तों के पास, मैं वैसे बताने की कोशिश करता हूँ। अमेंडमेंट के बीच में उन्होंने क्या किया, 91, 92, 93
बाइफरकेशन की। उस बाइफरकेशन में उन्होंने हर सब्सटेंस को, नारकोटिक्स को 1 में डाल दिया, साइकोट्रॉफिक 2 में डाल दिया 9(2) में, और जो कंट्रोल सब्सटेंस है उसको 9(3) में डाल दिया। और उसको और ज़्यादा उन्होंने क्या किया कि अगर भांग बरामद हुई और इतने ग्राम बरामद हुई तो उसकी सजा इतनी है, सेंटेंसिंग पॉलिसी दे दी उन्होंने। और उतनी ही ग्राम में अगर चर्च बरामद हुई तो उसकी सजा कुछ डिफरेंट है। उतने ही ग्राम में अगर कोकेन है तो उसकी सजा और ज़्यादा है, क्योंकि कोकेन ज़्यादा कंसिडर की जाती है कि ज़्यादा सिवियरिटी के मामला है। थैंक यू। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जिसमें 911 है वो भंग है। उन्होंने क्या कहा कि अप टू 999 ग्राम्स है तो 3 साल तक की सजा में है। 1 किलो से 1 ग्राम भी कम है तो मैक्सिमम सजा 3 साल तक की है, और वो भी कंसिडरिंग कि डोडा और फ्लावरिंग टॉप मौजूद है, रेजिन मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो फिर ये सिचुएशन है, अगर वो मौजूद नहीं तो वो कुतरी भांग है, पत्ते हैं सरकार, वो जानवरों को डालने के लिए, वनडे में डालने के लिए इस्तेमाल हो रहे। अब इसी तरह चर्च जो है, उन्होंने कहा जी अगर 499 ग्राम्स तक है तो वो 5 साल तक की सजा है। किसको 5 साल की सजा होगी? वहां पर 1 किलो तक पहुंच गए हैं तो 3 साल, यहां पर डिफरेंट आ गया। ये बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी थी कि चर्च, अफीम, कोकेन, ओपियम, भंग ये डिफरेंट हो जाए। जी बिल्कुल ऐसी बात ही है, सिवियरिटी के मामला डिफरेंट थे, ऐसे ही है। इसी तरह अगर वो पिल्स बरामद हो उनके मामला डिफरेंट है। और वो जो अब सबसे ज़रा जो खतरनाक कंसिडर किया जाता है वो आइस है, आइस के मामला डिफरेंट है, वो बॉडी ख़त्म कर देती है आपको, उसका कोकेन से भी ज़्यादा मामला है। इसी तरह साइकोट्रॉफिक को भी अलग कर दिया और कंट्रोल सब्सटेंस को भी अलग अलग कर दिया। इन अमेंडमेंट्स में कुछ चीज़ें और ऐड ऑन कर दी उन्होंने। इन चीज़ों को तो किया, उन्होंने ये भी कर दिया कि यार कि जो पेडलर्स हैं उनको भी उन्होंने डिवाइड किया कि यार जो पेडलर्स, आम पेडलर्स हैं ना, जो इलाके में कर रहे हैं वो डिफरेंट है, जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में कर रहे हैं उनको डिफरेंट तरीके से हैंडल करो। अगर वो पता चल गया कि किसी यूनिवर्सिटी में कर रहा है, कॉलेज में कर रहा है, मैक्सिमम सेंटेंस दो, उसको किसी किस्म का लेवरेज नहीं देना। अगर ऑफेंस साबित हो गया तो उसको मैक्सिमम सेंटेंस, इवन उसकी बेल भी नहीं देनी कि यूनिवर्सिटी में बेच रहा था, ये कॉलेज में बेच रहा था, या स्टूडेंट्स के पास कहीं ना कहीं मामलत कर रहा था और फ्यूचर के साथ खेल रहा है हमारे। उन्होंने उसको कह दिया कि नहीं, इसको लेवरेज नहीं दे सकते हम। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पर्चा एक ही होगा, चार्ज सबका अलग अलग लगेगा, सबकी एविडेंस एक ही पर्चे में ली जाएगी, और सेंटेंस सुनाते हुए सबकी अलग अलग, अगर वो साबित हो गया तो सबकी सेंटेंस अलग अलग करते एक्यूमुलेटिव फॉर्म में सुनाई जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरी चीज उन्होंने कहा कि जो हैबिचुअल्स हैं, बार बार एक ही ऑफेंस करते जा रहे हैं, पकड़े गए, पर्चा पहले भी मौजूद था, फिर दोबारा पर्चा, उन्होंने कहा इनके साथ भी लेवरेज कोई नहीं करना, कोई मामला ही नहीं, इनकी बेल भी नहीं होनी है, जो मर्जी हो जाए इनको बेल नहीं देनी है, इनको छोड़ना ही नहीं है, जैसे मर्जी कर लो, इनको छोड़ते हैं फिर दोबारा वही काम करना शुरू कर देते। इनके साथ लेवरेज के मामला तो उन्होंने खत्म कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, इनको छोड़ना नहीं है। यह अमेंडमेंट के बाद 2022 की जो अमेंडमेंट आई उसके बाद सारे के सारे ये मामला तेजी की तरफ चलना शुरू किया। शायद किताब में पढ़ के आए हो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। जी भैया, जी भैया। जी भैया, जी भी सर, अगर कोई ये चीज प्रोड्यूस कर रहा है, करना उसमें विनेगर, लेकिन अभी उसने फर्मेंटेशन किया, ठीक है, आधा उसका ब्रेथ है, ऊपर से मतलब कोई कार्रवाई, उसने लाइसेंस लिया होगा इस चीज का कि मैंने विनेगर जनरेट करना है। सर वो कमर्शियली नहीं, सर अपने पर्सनल, सर उसका
नहीं बॉस, अगर अब आपके पास से शराब बरामद हुई तो आप शराब वाले मामले में जाओगे। अगर आपकी वो भट्टी, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, एक तो जिसके पास लाइसेंस है वो ये काम कर सकता है। अगर आप कर रहे हो सरकार तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। अगर वो विनेगर बनने से पहले पहले अगर आपकी भट्टी पकड़ी गई है तो वो शराब वाले मामले में आपको लेके जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना सरकार कि फिल वक्त इस वक्त सिचुएशन जो बनती है कि जिनके पास लाइसेंस है वो कमर्शियल लेवल पे बना रहे हैं अपना, ठीक है। अगर आप अपने घर में बनाना चाह रहे हैं और भट्टी सेम है तो पुलिस वाले को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार मैं सिरका ही बना रहे हैं सर। पुलिस वाले को समझाना मुश्किल होगा। उसको जो मर्जी आप उस वक्त आप कानून बताने की कोशिश करें। हाँ जी, हाँ, नहीं मेरे नॉलेज में नहीं है, शायद होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है सर। मुझे ख़त्म करने दे, उसके बाद तेरा सवाल लेता हूँ। सारे विनेगर ही बनाने लगे। मेरा और 10 मिनट का लेक्चर रह गया, उसके बाद सवाल पूछता हूँ, ठीक है। ज़बान ज़द-ए-आम में ना हम लोग ये सुनते थे कि जी जेल का एक दिन जो है वो आम जिंदगी के 2 दिन के बराबर है। 25 साल की सजा हुई है तो 13 साल में, 16 साल में, 17 साल में बाहर आ जाएगा। वो कॉन्सेप्ट जो था वो लॉयर्स के लिए डिफरेंट है। आम बंदा यही सोचता है, आज भी यही सोचता है। वो कॉन्सेप्ट है रिमिशंस का। रिमिशंस होती हैं कि 2 किस्म की, एक जो ग्रांट की जाती हैं, एक वो जो अर्न की जाती हैं। ये जिस वक्त आपको सजा होती है तो कानून में भी ये बात लिखी जाती है। कुछ कानून ऐसे हैं जहाँ पर रिमिशंस दी जाती हैं, कुछ कानून है जहाँ से आउस्ट की गई हैं कि इन सजाओं में, इन कानून में जिनको सजाएं दी जाती हैं वो आउस्ट कर दी जाती हैं कि इनको रिमिशंस दी। जिस तरह दहशतगर्दी के ऑफेंसेस हैं उनमें लिखा गया है कि इनको रिमिशंस नहीं दी जाएंगी। तो वो रिमिशंस 2 किस्म की हैं, एक जो अर्न की जाए, एक जो ग्रांट की जाए। ग्रांट करने वाली सिचुएशन क्या है कि जी त्यौहार आए, ईद आई, सरकारी ऑफिसर गया, सीएम साहब चले गई, अंदर चक्कर लगा के आए, जेल का विजिट किया, निकलते निकलते उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल को कह दिया कि आज मेरे आने की खुशी में या आज ईद की खुशी में इनके 10-10 दिन माफ कर दीजिए। ये रिमिशन हैं, ये ग्रांट की जाती हैं। अर्न की जाने वाली रिमिशन क्या होती हैं? उसने कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया, उसने किसी को पढ़ाना शुरू कर दिया, उसने अंदर वर्कशॉप पे काम शुरू कर दिया, उसने अंदर किसी की खिदमत गुजारी शुरू कर दी। जो अंदर बैठा सजा याफ्ता बंदा है वो कोई अच्छा काम करना शुरू कर दिया, उसने कोई डिग्री करना शुरू कर दी। ये वो है जो अर्न कर रहा है, इसकी बेसिस के ऊपर उसकी सजाएं कम कर रहे हैं। हर साल, हर महीने, हर 6 महीने बाद वो सजाएं कम होती। ये रिमिशंस हैं। अमेंडमेंट में क्या किया इन्होंने, कहा कि ऐसा कोई भी कैदी जिसको CNSA 1997 आफ्टर अमेंडमेंट 2022 में सजा सुनाई गई उसको रिमिशन नहीं दी जाएगी। वो अर्न और ग्रांट वाला मामला डिफरेंट है। हाँ, जो ग्रांट वाली सिचुएशन उसकी रोक दी गई हुई है। अर्न से रिलेटेड मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग चल रहा है। वो हमने किसी ज़माने में फाइल की थी दहशतगर्दी में कि अर्न की हुई रिमिशंस और ग्रांट की हुई रिमिशंस डिफरेंट होती हैं। वो अभी तक काफ़ी सारी उधर रेट्स जो है ना पेंडिंग चल रही हैं। तो वो जो है ना, ग्रांट वाली सिचुएशन डिफरेंट है और अर्न वाली डिफरेंट है। उन्होंने कहा जी इनको रिमिशंस नहीं दी जाएंगी, ईद आएगी तब भी इसको सजा नहीं इसकी माफ़ की जाएगी, रोज़े आएंगे तब भी सजा नहीं माफ़ की जाएगी। तो वो जो अमेंडमेंट थी उसके बीच में क्लियर कर दिया कि इनको रिमिशंस नहीं दी जाएंगी। ये है पहला स्टेप कि जिस वक्त आपके पास पर्चा आता है, पर्चा आने के बाद आपने चीज़ें देखना शुरू करनी है कि क्या क्या सिचुएशन है और उसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आपने देखना है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, क्या नहीं कंप्लीट हुई। तो 3 मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। जो एक चैप्टर 3 CNSA का, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। वहाँ पर आपको पता चलेगा कौन कौन से स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी थे और वो कौन से स्टेप्स थे जो मौके पर लेने थे और कौन से स्टेप्स थे जो बाद में लेने थे। और अगर वो स्टेप्स प्रॉपरली नहीं लिए गए तो वो ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग बेल स्टेज आपको फ़ायदा देंगे। आप बेल करवाने की भी कोशिश कर सकते हो और ट्रायल जिस वक्त चल रहा होगा, मैं आगे आ जाता हूँ,
जैसे ट्रायल चल रहा होगा तब भी आप जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड वाइट में सामने लेके आ सकते हो। इसी तरह है चैप्टर 25 ऑफ पुलिस रूल्स 1934, वो भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है कि पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, मैं क्यों उसके लिए क्या क्या मैंडेटरी स्टेप्स हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और अगर वो नहीं लेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और इसी तरह तीसरा जो इम्पोर्टेंट इस कानून से रिलेटेड है वो है रजिस्टर्ड 19। अब रजिस्टर से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है किसी के पास कि थाने में जो रजिस्टर रखे होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट किसी के पास हो, कोई सुना हो, क्लास में किसी ने बताया हो, ऐसे ही बात रोजनामचे से रिलेटेड बात ही है, वो भी एक रजिस्टर है। रजिस्टर नंबर 2 कहता है उसे। टोटल हर थाने के अंदर 25 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। हर रजिस्टर की अपनी अफादियत है, अपना रिकॉर्ड है, और वो जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं वो पुलिस रूल्स के अंदर डिफाइन बताए गए हुए हैं। वो है रूल 22.45। ये पुलिस रूल्स के अंदर बयान कर दिए कि 25 रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे। उसमें से रजिस्टर नंबर 19 इंपॉर्टेंट है सीएनए से रिलेटेड। वजह उसकी ये है कि ये वो रजिस्टर है जहां पर थाने में संभाला गया हुआ सामान, माल मुकदमा वगैरह, उसकी एंट्री और एग्जिट लिखी जाती है कि मुहर्रर के पास आज ये एक मोटरसाइकिल आई है, फलां पुलिस वाले ने पकड़ी थी, फलां इसका पर्चा दर्ज हुआ था, इसको लेके जाने वाला कोई नहीं है, तो ये थाने में खड़ी कर दी है, इसका फलां फलां नंबर है, वो रजिस्टर नंबर 19 में उसने लिख दिया। इसी तरह सामान बरामद हुआ, चर्च, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, लैब में नहीं भिजवा सके सैंपल, अभी टाइम वो ऐसा था कि लैब नहीं भिजवा सके। आज क्या किया जाए जी, मुहर्रर के पास आएंगे, मुहर्रर से कहेंगे मुहर्रर साहब ऐप भिजवा नहीं सके, तुसी अपने कोल रख लो माल मुकदमा अपनी सेफ कस्टडी। वो क्या करेगा, वो बताएगा कि जी ये फलां फलां बंदा मेरे पास आया था, पुलिस वाला, फलां फलां पर्चे में ये माल मुकदमा मेरे पास आया है, और ये मैं रजिस्टर नंबर 19 में फलां टाइम पे एक लॉग फाइल सी जनरेट कर दी, और जब तक उसके पास लिखी हुई है वो बता ये रहा है 19 रजिस्टर कि मुहर्रर के पास आज की तारीख में ये चीज़ें उसकी स्टोर रूम में मौजूद है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड प्रोसेस है जो हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं कि पर्चा हो गया, बल्कि पर्चा होने से पहले जो आप एफआईआर पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। हर दफा एक ही स्टोरी होती है। मुखबिर खास ने इतला दी कि फलां फलां अदील नामी लड़का खड़ा है, चर्च और मंशियात बेचने का कारोबार करता है, फौरी रेड किया जाए तो भारी तादाद में जो मंशियात है वो बरामद हो जाएंगी। मैंने रेडिंग पार्टी तश्कील दी, फलां फलां कांस्टेबल आन साथ पकड़े, फलां ड्राइवर मेरे साथ था, वहां से निकल के सीधा फलां जगह पे गए तो एक बंदे को मशकूक हालत में पाया और मुखबिर खास की निशानदेही पे बाइमदाद हमराइया उसको काबू में किया, जिसका बाद नाम अदील साहब बताया गया। उसने फलां फलां रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसको मैंने खुद, पकड़ने वाला कंप्लेनेंट खुद से लिखेगा इस चीज़ को, और उसकी ड्यूटी भी ये है कि वो खुद से सर्च करे। मैंने खुद उसकी तलाशी ली। उसकी तलाशी लेते हुए दाएं हाथ में नीले रंग का मोमी लिफाफा पकड़ा हुआ पाया। जामे तलाशी नहीं, जामे बाद ही चुन दी थोड़ी। लिफाफा खोल के देखा तो उसमें पीले रंग की टेप में लिपटी हुई चर्च बरामद हुई। अगला स्टेप उसके पास क्या है? जब उसने ये सारी चीजें कर ली तो अगला स्टेप जामे तलाशी। जामे तलाशी में उसने पैसे निकालने हैं, उसकी पहनी हुई घड़ी उतारनी है, उसकी जेब में कागजात जो पड़े हैं वो सारे निकालने हैं, उसकी शलवार की जेब में पड़ी हुई चीज़ें निकालनी हैं। जो वो निकाल सकता है वो निकाल के उसने साइड पे उसे बिठा देना। मौके पे ही उसने इस्तगासा दर्ज करने से पहले हर जो पुलिस ऑफिसर होता है एक स्पेसिफिक जो है ना कैडर के बाद,
उनको उनका एक इन्वेस्टिगेटिंग का बाकायदा बैग दिया जाता है। वो बैग उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। रखा नहीं होता इन लोगों ने, लेकिन मैंडेटरी ये रिक्वायरमेंट है कि वो उनके पास ही रहे। उसके बीच में से उनकी बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, फुटा कंडा जिसे हम कहते हैं, वेट मशीन जिसे कहते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। उस बैग को निकाल के वो फिर वेट करेगा, जितने भी पार्सल्स हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सारों को वेट करने की कोशिश करेगा, जो अगर पॉसिबल है उस वेट मशीन के मुताबिक। नहीं तो फिर नई वेट मशीन, अगर वो ज़्यादा तादाद में है तो वेट मशीन कहीं ना कहीं से आसपास से अरेंज करेगा, और उस पूरे की पूरी जो अगर पोटली बड़ी है, तोड़ा बड़ा है, लिफाफे में अमाउंट ज़्यादा है, उसकी वेट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अरेंज करेगा। ये मौके पे खड़े होकर सरकार उसने हर चीज़ को, उसने ये सारा जब सब वेट वगैरह कर लेगा और देख लेगा कितने कितने सैंपल्स तैयार होने हैं और कितने मामला होने हैं, तो उसने सैंपल्स तैयार करना है। अगर स्लैब्स की फॉर्म में है चर्च, अफीम है तो पैकेट की फॉर्म में है, वो भी स्लैब्स भी हो सकती है। कोकेन है तो वो पैकेट की फॉर्म में अगर है, तो जितने पैकेट्स हैं सब में से 5-5% निकालेगा। वो 5-5% निकाल के हर किसी को टैग करेगा 1 2 3 करके, जितने भी सैंपल्स तैयार हो रहे हैं, और उनके सैंपल्स को सील पार्सल करके अपने इनिशियल्स के साथ स्टैम्प करेगा। जिस तरह अगर वो अब्दुर्रहमान गुराया साहब है तो अब्दुर्रहमान गुराया का इनिशियल्स AG कर देगा। वो इनिशियल्स की स्टैम्प उसकी हर किसी की अपनी अपनी मौजूद होती है, उन्हें सील करके उसे पार्सल को स्टैम्प कर देना है। स्टैम्प करने के बाद उसने इस्तगासा लिखना है। इस्तगासा लिख के और रिकवरी मेमो तैयार करके उसने ये डॉक्यूमेंट्स भिजवा देने हैं किसी न किसी अपने मुलाजिम के साथ थाने में। थाने में भिजवाने के बाद जो है वो वहाँ पर पर्चा दर्ज होगा। पर्चा दर्ज होके मिसल मुंतकिल की जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट को। इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास ड्यूटी आई। उसने क्या किया कि अपने डिपार्टमेंट में से किसी भी मौजूद अफसर को कहा कि ये पर्चे की इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे ज़िम्मे है। वो पर्चा वो पकड़ेगा और वो जो बंदा आया था जिसने वहाँ पर आके पर्चा दर्ज कराया, दोनों इकट्ठे जाके मौके पे पहुँच जाएंगे। ये मौके पे जाना बहुत ज़रूरी है। यही काम अगर थाने बैठ के किया जाए तो एविडेंशियरी वैल्यू ख़त्म, पर्चा ख़त्म, बेल अलाउड, बंदा डिस्चार्ज, फारग। ये मौके पे जाना बहुत ज़रूरी है। पहले पीछे वाला सवाल पूछ ले, फिर आगे आप पूछ लेना। इसमें मजिस्ट्रेट की ड्यूटी अभी नहीं आई। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बात की है। जी बिल्कुल, अब जाके यही बात सामने आई है। जी अभी ऐसी उनको इतनी पावर्स मिली कोई नहीं है कि वो डिस्चार्ज कर दे, लेकिन हाँ अब SOPs ऐसे आ रहे हैं कि उन्होंने तस्वीरें खींचनी है, वीडियोस बनानी है, और वो मैजिस्ट्रेट्स रिमांड के दौरान जिस वक्त उनको पेश किया जाता है जुडिशल करने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट्स मांग रहे हैं कि तस्वीरें, वीडियोस, वो ऐसी कोई चीज़ें तुम्हारे पास हैं कि नहीं। लेकिन सिर्फ इस बेसिस के ऊपर अभी डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। आप बॉस अब SOP के मुताबिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स बन रही हैं ये, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा अभी, क्योंकि बहाने आते हैं जी, मेरे को मोबाइल नहीं सी जी कैमरे वाला, बहाना आ जाता है मेरी स्क्रीन टूटी जी, वो जी वो उस कैमरे तो कटा लो, सेफ सिटी। तो बहाने पुलिस वालों के पास बेतहाशा होते हैं। इसी चीज़ का तो मज़ा लेते हैं हम लोग, इसी चीज़ का तो मज़ा लेते हैं। जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौके पे चला गया ना, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया। अब उसने मौके पे जाके 161 के बयानात भी लिखने, क्योंकि उससे पहले वाला सारा प्रोसीजर वो कर चुका हुआ है। फर्द मकबूजियाँ तैयार कर चुका हुआ है, सैंपल्स तैयार कर चुका हुआ है। जी बिल्कुल लिख के जाएगा। हाँ जी, बोर हो गए, छोड़ दें यहीं पर, वो पीछे वाले कह रहे हैं छोड़ दें। अच्छा जी, चलो थोड़ा सा और रह गया, बस ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। कहाँ तक पहुँचे थे जी? इस्तगासा पर्चा हो गया, मौके पे तफ्तीशी आ गया। तफ्तीशी को आके अब क्या करना है, उस कंप्लेनेंट ने जिसने इस्तगासा तैयार किया था, उसने मुल्ज़म की बाजू पकड़ानी है,
जो माल मुकदमा गिरफ्तार उसने उसके पास से किया वो उसको पकड़ाना है। फर्द मकबूजगियाँ उसके पास पहले ही पहुंच चुकी हुई थी। तफ्तीशी ने अपने इन सारों को कब्जे में लेने के बाद 161 के बयानात लेने, जिसके साथ वो रेड करने गया था उन सब के 161 के बयानात मौके पर लिखेगा और वो कब्जे में लेके मुलजम को थाने की तरफ आ जाएगा। अगर ये रात का वो पहर है जब लैब में चीज़ें नहीं भिजवाई जा सकती सैंपल, तो वो मुहर्रर को आके पकड़ा देगा कि रजिस्टर नंबर 19 पे लिख दो, और अगर भिजवाई जा सकती तो फ़ौरन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि फ़ौरन लैब पे बंदा भेजेगा, और जिसको भेजेगा उसका वापसी पे और ये जाने का और आने का रोड सर्टिफिकेट होता है बाकायदा, और एक बाकायदा जो है वो एप्लीकेशन होती है जो लैब में सबमिट करवाई जाती है। उसका परफॉर्मा बाकायदा इस किताब के अंदर मौजूद है। वो वहाँ पर सबमिट करवा के वहाँ पर रिसीविंग लेके कि हाँ जी लैब में चीज़ें रिसीव हो गई हैं, वो वापस आएगा। वापस आने का भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर मुहर्रर के पास सामान लिखवाया गया तो मुहर्रर का भी सामान जो बयान रिकॉर्ड में किया जाएगा। इस सारे के सारे एलिमेंट में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेफ कस्टडी सैंपल्स की और माल मुकदमे की, कि मुलजम के हाथ से पकड़ा गया सामान उस पर मुसलसल नज़र चल रही है और वो ब्लैक एंड वाइट में लिखा जा रहा है कि वो मुलजम के हाथ से कंप्लेनेंट के हाथ से तफ्तीशी के हाथ से लैब, अगर लैब तक नहीं गया तो फिर मुहर्रर, और मुहर्रर के बाद फिर किसी एक तीसरे बंदे के हाथ पे, और उसके बाद लैब। ये सारा का सारा एक सेफ कस्टडी का चेन जो है वो डेवलप होना ब्लैक एंड वाइट में ज़िम्नियात तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम देख लेते हैं वो वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी आके वो सेफ कस्टडी चेन ऑफ कस्टडी टूटी, उसका बेनिफिट जो है वो मुलजम के पास चला जाएगा, आया वो सैंपल्स हो, आया वो बाकी बचा हुआ सामान हो। अगर कहीं पर भी आके चेन ऑफ कस्टडी टूटी तो उसका बेनिफिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन में भी और उसके बाद ट्रायल और बेल स्टेज पे भी वो मुलजम को मिलेगा। बेल, जो भी मुलजम पकड़ा जाता है तो पर्चा लेके लोग आपके पास आएंगे, मैंने बेल करा के दे दी थी, सब तो पहला स्टेप ही यही है, बेल करा सकते हो नहीं करा सकते। 1250 ग्राम से ज़्यादा की बेलें नहीं हो रही, काफ़ी अरसे से हम लोग भी चीखें मारे नहीं हो रही। जिनकी हो रही हैं वो रीज़न है सरकार कि कोई केस ऐसा बन गया जो फर्दर इंक्वायरी में ले गया, और फर्दर इंक्वायरी का केस जहाँ पर बन जाए वहाँ पर एज ऑफ राइट बेल दी जाती है, वहाँ पर बेल दी जा रही है, वरना बेलें नहीं दी जा रही। अब फर्दर इंक्वायरी कैसे बनती है, ये सारा का सारा प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाना था नहीं किया गया। पीएफएससी की रिपोर्ट ख़राब आ गई, रूल 6 के मुताबिक जो प्रोटोकॉल फॉलो करना था नहीं फॉलो किया गया। कहीं ना कहीं चेन ऑफ कस्टडी टूटी हुई है बीच में। डीपर एप्रिसिएशन पे नहीं जाते, लेकिन अगर आप जल्दी बहस में उनको बता दें कि चेन ऑफ कस्टडी टूटी हुई है तो वो कंसिडर कर ली जाएगी कि ट्रायल पे भी तो जाके बरी होना था, तो अभी बेल स्टेज पे सुन लेते हैं। तो वो बेलें अगर फर्दर इंक्वायरी का केस बन जाए तो दी जाती हैं, वरना इसका सेक्शन 51 ये कहता है कि नहीं देनी बेल। जहाँ पर डेथ है वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं देनी। ऐसा ऑफेंस कमिट हो गया वहाँ पर डेथ की सज़ा बन सकती है, उन्होंने कहा उसको बेल नहीं देनी, और बाकियों को भी इतनी आसानी से नहीं देनी। बेल से रिलेटेड इन लोगों ने मामला तो अपने क्लियर किए हुए कि ऐसे ऑफेंडर्स जो CNSA जो है उसके अंदर चार्ज हो रहे हैं उनको बेल आउट नहीं करना। हाँ, फर्दर इंक्वायरी का केस कर लो, बन जाती है। जिस तरह हमने ये ज़्यादातर जो है वो भांग वाले मामलात, चर्च वाले मामलात, इस तरह की सिचुएशन में रिपोर्ट आ गई जी चर्च नहीं है जी, ऐसे कुछ हो रहेगा, ऐसे चर्च से नहीं सी, इस तरह की सिचुएशन बन जाए। या फिर सिचुएशन ऐसी आ गई जी मिलावट बेताश है जी, ये 1 किलो के बीच में जो है 600 ग्राम तो मिलावट है, उस सिचुएशन में फर्दर इंक्वायरी का मामला चला गया तो वहां पर आके बेल। जी भैया, पुलिस की एक्विजिशन के बाद तो जरूरी होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, अब मैलिफाइड हर जगह होती है। मैं अब आप कह सकते हैं एक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। जी जी, पुलिस अक्सर ऐसे होता है कि जिस वक्त रात को मतलब धेरी गली में किसी में वो नाका लगा के खड़े होंगे, वो चेकिंग करते हुए खुद प्लांट कर देंगे। हाँ जी। ऐसी सिचुएशन में अब उनके ऊपर क्या ये जरूरी लाजमी है कि वो साबित करें कि इसके पास कहाँ से आई, या अगर नहीं है तो वो बेचारा। यार ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। आम लॉ ये कहता है कि
एक्यूज इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस डेवलप करना होता है। इस कानून ने ना यार चीज़ आउट कर दी। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सेक्शन 29 के अंदर डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, एक्यूज को साबित करना मैं बेगुनाह हूँ। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बना दिया। जिस वक्त उसे पकड़ा, उस पर प्लांट की गई या निकली, प्रोसिक्यूशन का केस बन गया। अब एक्यूज बेचारे ने साबित करना जी ये मेरे पे प्लांट की गई थी। वो जो कॉन्सेप्ट जनरल प्रिंसिपल था, एक्यूज इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज, वो कॉन्सेप्ट इसमें खत्म कर दिया गया सेक्शन 29 के अंदर। पकड़ा गया, पर्चा हो गया। अब ये इस बेचारा साबित करने पे लगा कि यार कि मुझसे नहीं बरामद हुई। वो आप वाली बात इसमें यहां से क्लियर होती है। वो प्लांट की जाए या रिकवर हो, वो बेचारे एक्यूज ने साबित करना कि मेरे पास नहीं थी, मुझ पे प्लांट की गई थी। जी भैया, जी जी, आप इसके साथ करेंगे और रेड विद 497 CRPC दोनों का जिक्र करेंगे। ये ट्रायल वाले सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी चीज़ों का हम बेनिफिट लेते हैं। सीजर केस प्रॉपर्टी कैसे होगी, सैंपल्स कितने तैयार किए जाएंगे, उसका रेशो क्या होगा, रीजनेबल सैंपल्स फॉर एग्जामिनेशन, फिर आगे कंप्लेंट एट द स्पॉट होगी, सेफ कस्टडी और सैंपल्स और केस प्रॉपर्टी के मामला, मौके पे 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। केस प्रॉपर्टी का जो जिक्र है उसका सैंपल्स का वो रजिस्टर 19 में किया जाएगा। और रिपोर्ट ऑफ PFSA रूल्स के मुताबिक जो रिपोर्ट है वो बड़ी मैटर करती है ट्रायल स्टेज पे, मोस्टली ट्रायल स्टेज पे, कि रिपोर्ट आई है कि नहीं आई। वो रिपोर्ट पे जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें कि पकड़े जाने वाला सामान जो है वो नारकोटिक्स है, साइकोट्रॉफिक है या किस तरह की सिचुएशन में है। वो रिपोर्ट एक दफ़ा आ गई तो वो जज कंसिडर करने का बाइंडिंग है। अगर वो रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स है, और उसको भेजने से पहले जो सैंपल्स वगैरह थे उसको पूरा का पूरा जो है वो कंसिडर किया गया था, अच्छे तरीके से सेव किया गया था। लास्ट में ही कुछ केस लॉज है जो मैं समझता हूँ कि आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। हम कंसिडर की जाते हैं कि ये माइलस्टोन्स हैं, रिसेंट जो अमेंडमेंट्स, उनको कंसिडर करते हुए ये पहले वाला जो है ये इसका मुझे जो है वो साइटेशन तो पता नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त जजमेंट आई थी तो उस वक्त ही निकाल के पढ़ी थी हम लोगों ने। तो इसका जो हाई कोर्ट के अंदर जो नंबर है वो 5175 ऑफ 2023 है। ये बेल से रिलेटेड बात की गई हुई है। बेल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है और बड़ी लेंथी जजमेंट है और इंफॉर्मेटिव है। 5175 ऑफ 2023। फिर ये अमीर से PLD केस है 2012 सुप्रीम कोर्ट 380। जिस तरह मैंने अभी आपको सेक्शन 9 बताया ना अमेंडमेंट 2022 में, इससे पहले ये जजमेंट बहुत ज़्यादा चली थी। वजह क्या, ये सेंटेंसिंग पॉलिसी बताता था कि अगर किसी के पास से 500 ग्राम चर्च बरामद हुई है तो उसके सजा देनी है, 500 ग्राम फीम बरामद हुई तो उसका क्या सजा देनी। ये सेंटेंसिंग पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की थी। खोसा साहब की जजमेंट है और शायद इसी जजमेंट को बेसिस करते हुए ना उन्होंने कहा कि ये जुडिशरी ने क्यों डिज़ाइन की, ये हम लेजिस्लेशन में लेके आते। लग गए 12 साल इसको करते करते, लेकिन अब सेंटेंसिंग पॉलिसी वाया लेजिस्लेशन हो रही है। इसी तरह ये इमाम बख्श केस है और ये उसके बाद का 2021 SCMR 41451, ये है चेन ऑफ कस्टडी से रिलेटेड कि चेन ऑफ कस्टडी अगर ब्रेक होती, सॉरी, इमाम बख्श केस की जो साइटेशन है 2018 SCMR 2039, दूसरी है 2021 SCMR 451। ये चेन ऑफ कस्टडी से रिलेटेड है। फिर ये लास्ट वाली है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 138। ये है जी रूल 6 एनालिस्ट वाला मामला कि अगर प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया तो उसका जो फैक्ट आएगा केस पे, बेल पे, वो कैसा आएगा। वो डिटेल जजमेंट है, वो पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि सारा का सारा स्पून फिट नहीं करना, थोड़ा सा आपको बताना ही है कि आप इस तरफ भी रिसर्च करें तो आपके लिए मामला बेहतर होंगे। मेरे मुताबिक अभी फिल वक्त मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपके पास आज के दिन के बाद FIR आती है और मशवरा लिया जाता है कि बेल करवाओगे कि ट्रायल कराओगे,
तो वो शायद बताने के काबिल हो जाओ कि ठीक है जी ये चीज़ें कुछ देख लेते, उसके बाद आप मशवरा आपको देते हैं। कभी भी हवा में बात ना कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स देखिएगा, पर्चा देखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद हैं वो देखिएगा, उनमें ये सारी चीज़ों को, पैरामीटर्स को गुजारने के बाद फिर उसको मशवरा दीजिएगा। हवा में मशवरा देंगे तो वो आपको जज करेगा, जज नहीं करवाना। अगर नहीं समझ आ रही तो कहना यार मैं काम नहीं करता, वो फलां बंदा करता, मैं उन्होंने करवा लूँ। अपने आप को जज नहीं करवाना, जल्दी जल्दी मशवरा देने के चक्कर में गलत मशवरा देने से बेहतर है खामोशी इख्तियार कर लो। तो फिल वक्त मुझे लगता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए जानना कि आप कोई भी पर्चा अगर आपके पास आए, कोई क्लाइंट आपके पास आए, तो आप उसको हैंडल कर सको, उसको मशवरा दे सको, और आगे केस में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला वो आप उसे गाइड कर सको। जी भैया, तो FIR लेके आया, करवा के देते तुझे, तो FIR लेके आया। जी भैया, हाँ जी।